वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये यूपी जीके का वीडियो है और अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं और उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार या 4 बार पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ बताऊंगा नहीं, हर क्वेश्चन को एजी वे में लिंक करके आपको याद कराऊंगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे। तो कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इवन अभी जो उत्तर प्रदेश में पुलिस का एग्जाम होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जाम होना है, जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम होना है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तब तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि पुलिस के उत्तर प्रदेश में जितने एग्जाम हुए और उनमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको भी कवर किया है। तो हर क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो आप लास्ट तक बहुत ध्यान से देखो। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ये 4 जिले इंपॉर्टेंट हैं। 4 जिले क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपको मैप में बताता हूँ। आप मैप में देखो, ये है उत्तर प्रदेश। आप डायरेक्शन जानते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शन होती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ये बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्षेत्रफल के मामले में, यानी कि एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है। तो एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में चौथे नंबर पे है। एरिया के मामले में पहले नंबर पे आ जाता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र। तब चौथा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। अब आते हैं सबसे पूर्वी जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। यहां पे है बलिया। आप ध्यान से देखो, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है, तो बलिया यहां पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का शामली। यहां पे है। कहां पे? ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे शामली है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, यहाँ पे है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है और सोनभद्र इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ये ललितपुर है। यहाँ से ललितपुर शुरू होता है, ये ललितपुर है। और जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन देता है ललितपुर। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि शायद ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तो ये नहीं है। ध्यान रखना, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ललितपुर नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ललितपुर नहीं है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो ये 4 सबसे बेसिक क्वेश्चन। सबसे पूर्वी बलिया हुआ, सबसे पश्चिमी शामली हुआ, सबसे उत्तरी सहारनपुर हुआ और सबसे दक्षिणी सोनभद्र हुआ। अब सोनभद्र क्यों इंपोर्टेंट मैंने बोला वो मैं आपको बताता हूं। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो सोनभद्र है। या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भी सोनभद्र है। ये 4 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। मैप में आप देखो, मैंने आपको बताया ये सोनभद्र है। तो एक तो ये मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा ये छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तीसरा झारखंड के साथ शेयर करता है और चौथा बिहार के साथ शेयर करता है। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, जब आपसे पूछता है ना कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ऑप्शन में सबसे पहले सहारनपुर देता है। क्यों देता है? क्योंकि सहारनपुर 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हरियाणा।
तो सहारनपुर सिर्फ 3 के साथ शेयर करता है, लेकिन सोनभद्र 4 के साथ शेयर करता है। तो आंसर क्या होगा? सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र ही सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरा उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये है दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इनके साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। ये तो हुई बॉर्डर की बात। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जो 18 संभाग में आते हैं। 18 संभाग जिनको मंडल बोलते हैं, तो 18 मंडल हैं और टोटल 75 उत्तर प्रदेश में जिले हैं। जब जिलों की बात आ जाती है तो एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। हापुड़ सबसे छोटा है। अब सबसे छोटे की बात आई तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। अच्छा, एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो वो पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया के बेस पे आप देखोगे तो लखीमपुर सबसे बड़ा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। ये सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। ये आप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बॉर्डर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम अगर पूछ ले कि सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। आप यहाँ पे सहारनपुर को देखो, ये थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को टच करता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे कम बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है और सबसे ज्यादा बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। अच्छा, सहारनपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये 3 को टच करता है। सोनभद्र 4 को टच करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? हाँ, अब बात आई ललितपुर की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ये है ललितपुर, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के गठन पर। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 अप्रैल 1937 इसे 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी पर। 1858 तक इसकी राजधानी आगरा रही थी। वर्तमान में राजधानी लखनऊ है, लेकिन 1858 तक इसकी राजधानी आगरा रही। जब 1857 की क्रांति हुई उसके जस्ट अगले साल तक यानी कि 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही थी और 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और प्रयागराज जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और फिर 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये मैं आपको डेली रिवाइज कराता हूँ। जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में डेली आपको बताता हूँ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। नवाबों का शहर है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ये आपको रट गया होगा। अगर आप डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे होगे तो ये आपको रट चुका होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ये आपको मैं डेली रिवाइज कराता हूँ और आपको डेफिनेटली याद होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के पुलिस एग्जाम के लिए और 99% चांस है कि ये पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु ये इसी बार घोषित किया गया है, योगी आदित्यनाथ ने घोषित किया है। अभी रिसेंट का क्वेश्चन है तो सबसे ज्यादा पूछे जाने की चांस इसी के हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में गंगा डॉल्फिन कहते हैं।
ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का ये जो चिन्ह है ये राजकीय चिन्ह है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकार किया गया था। एक तो बेसिक क्वेश्चन ये याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का ये जो राजकीय चिन्ह है ये कब स्वीकार किया गया? ये 1938 में स्वीकार किया गया। अब इसे आप ध्यान से देखो, इसमें एक तो ये है धनुष बाण। ये धनुष बाण भगवान श्री राम का प्रतीक है और अभी अयोध्या की चर्चा है, अयोध्या में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में धनुष बाण है ये किसका प्रतीक है? तो ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। ये जो तीर और धनुष है ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। लेकिन अगर अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो वो ये है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में ये जो दो मछलियां हैं ये किसकी प्रतीक हैं? ये अवध के मुस्लिम नवाबों की प्रतीक है। अवध के जो मुस्लिम नवाब थे उनके प्रतीक हैं ये दो मछलियां। और ये जो दो धाराएं हैं जहाँ पे आके एक हो जाती हैं ये उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और संगम का प्रतीक है। इन्हें आप गंगा मान लो, इन्हें यमुना मान लो, तो ये इन दोनों का संगम हो जाता है। तो ये जो दो धाराएं मिलके एक तीसरी धारा में मिल जाती हैं ये गंगा यमुना के बहाव और संगम के प्रतीक हैं। तो अगर आपसे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसे स्वीकार कब किया गया? 1938 में। इसमें ये जो दो मछलियां हैं ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। और ये जो दो धाराएं हैं ये गंगा, यमुना और संगम का प्रतीक हैं। और इस बार जिस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा पूछे जाने का चांस है वो है तीर और बाण, यानी कि तीर और धनुष। ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पूर्व में क्या है? गंडक नदी। उत्तर में क्या है? शिवालिक पर्वत। पश्चिम में क्या है? यमुना नदी। और दक्षिण में क्या है? यमुना नदी और विंध्य श्रेणी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये हाथ से लिख के यहाँ बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में है गंडक नदी, पश्चिम में है यमुना नदी, उत्तर में है शिवालिक पर्वत और दक्षिण में है यमुना नदी और विंध्य श्रेणी। अब आते हैं ये क्वेश्चन, ये पूछा गया है लेकिन ज्यादा बार नहीं पूछा गया। बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां लंबे समय से बारिश नहीं हुई उसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। और बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां अभी रिसेंटली बारिश होती रहती है उसे खादर क्षेत्र कहते हैं। और खादर क्षेत्र की मिट्टी को नबेन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि खादर क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहते हैं? और 4 ऑप्शन आपको देगा। और दूसरी तरह से घुमा के पूछेगा तो नबेन जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में होती है, तब बांगर और खादर ऑप्शन में दे देगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे उपजाऊ कौन सी होती है इन दोनों में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नबेन जलोढ़ मिट्टी में सबसे उपजाऊ कौन सी होती है? तो ध्यान रखना जो नबेन जलोढ़ मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। ऑप्शन में अक्सर स्टूडेंट टच करते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, नहीं होती, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो नबेन जलोढ़ मिट्टी है जहां भी रिसेंटली बारिश होती रही है वो उपजाऊ होती है। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? जो दलदल क्षेत्र होता है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और शायद उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम ऐसा रहा हो जहां ये ना पूछा गया हो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ये दोनों आप याद रखिए। मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम अगर पूछ ले तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ पूछना होता है तब पूछता है, कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी से जो उत्तर प्रदेश में मानसून आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूर्वा के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखना, इसे आप लिख लो। बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश में जो मानसून आते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? पूर्वा के नाम से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा पश्चिमी गंगा मैदान और सबसे अधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये पश्चिमी गंगा मैदान में होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तराई क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश में नंबर 1 है, ये मैंने आपको बता दिया।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लिख भी दिया है जिससे कि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ो तो ये आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, जो नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ दे दूंगा और इस पीडीएफ को आप 2-3 बार पढ़ना, फिर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपको रिवाइज कराता रहेगा पीडीएफ। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ये मैंने आपको बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? ये 20 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये 9 हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 9 हैं और ध्यान से देखना पूरे देश में कितने हैं? 15। तो पूरे देश में कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 9 हैं। तो भारत में टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 हैं, जिसमें से 9 अकेले उत्तर प्रदेश में है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में चना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में चना का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अच्छा, पान का शहर किसे कहते हैं, या फिर पान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पान का शहर किसे कहते हैं, और पहला ही ऑप्शन बनारस देता है और अक्सर स्टूडेंट बनारस पे टच करके आते हैं, बनारस पे टिक करके चले आते हैं। आंसर हो जाता है गलत। पान का शहर या सबसे ज़्यादा पान का उत्पादन उत्तर प्रदेश में महोबा में होता है। इसे आप हाईलाइट कर लो। पहला ऑप्शन बनारस ही देगा, क्योंकि बनारस बनारस रटा होता है कि बनारस का पान, और अक्सर स्टूडेंट बनारस पे टिक कर देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में पान का सर्वाधिक उत्पादन महोबा में होता है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो आलू है इसे अन्य प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है या इसकी बिक्री किस नाम से की जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो आलू है इसे ताज ब्रांड के नाम से अदर स्टेट में बेचा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, किसान मित्र योजना ये कब शुरू हुई? 18 जून 2001 को। किसान बही योजना ये 1992 में शुरू हुई। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये कब शुरू हुई? 1998-1999 में। अच्छा, आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये लखनऊ में है। फिर लखनऊ की बात आई। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे मैं क्यों इतना रिवाइज कराता हूँ? क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में स्थापित हुआ है। पशुओं के लिए शवदाह गृह ये भी लखनऊ में स्थापित हुआ है। लखनऊ की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ, ये याद करने की टेक्निक होती है। जैसे लखनऊ सुना तो लखनऊ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक हो जाना चाहिए, दूसरी चीज़ को तीसरी चीज़ से लिंक हो जाना चाहिए। जब आप ये चीज़ें लिंक करने लगोगे, जैसे लखनऊ की बात आई तो सबसे पहले गोमती नदी, ये गोमती नदी किनारे स्थित है। तुरंत याद आया कि अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में पहला पशु शवदाह गृह ये भी तो लखनऊ में बना है। अच्छा, बानरों के लिए स्पेशल वन ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेंगे, ये घोषणा हो चुकी है। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र ये प्रयागराज में है। बात अमरूद की आई तो जो प्रयागराज का अमरूद होता है वो कुछ स्पेशल होता है। जनरली जब आप अमरूद को काटते हो तो वाइट कलर का निकलता है, हल्का सा येलोइश होता है या वाइट होता है। लेकिन अगर आप प्रयागराज का अमरूद काटोगे, प्रयागराज का अमरूद आपने खाया होगा तो देखा होगा अंदर रेड कलर का होता है। तो कुछ स्पेशल होता है, यानी कि अदर अमरूद हैं वो वाइट कलर के हैं, लेकिन प्रयागराज या इलाहाबादी अमरूद जिसे बोलते हैं वो रेड कलर का होता है। तो इससे आप इसे लिंक कर लो को अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र ये प्रयागराज में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है? ये कितनी है? ये 18 एकड़ है। उत्तर प्रदेश में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति के पास भूमि के अधिकतम सीमा 18 एकड़ है। भारत की पहली चीनी मिल ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में 1903 में खोली गई थी। कब? 1903 में। भारत की ये पहली चीनी मिल थी, उत्तर प्रदेश में खोली गई। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ खोली गई? देवरिया में। देवरिया में, प्रतापपुर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है।
तभी तो गन्ना का MSP जो होता है उस पर चर्चा हमेशा होती है। उत्तर प्रदेश की जो नकदी फसल कहा जाता है वो है गन्ना। अब एक ये क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, और ये तो उत्तर प्रदेश के बाहर जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले NCR में आते हैं। NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं उनको मिला के NCR बना दिया गया है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। ये 8 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के 8 जिले NCR में आते हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया, अभी रिसेंटली पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे रिसेंट जिला कौन सा है, यानी कि सबसे हाल ही में किस जिले को NCR में जोड़ा गया, सबसे लेटेस्ट जिला। तो सबसे लेटेस्ट है शामली, इसे अभी NCR में जोड़ा गया है। NCR से एक और चीज याद कर लो, देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिलों को मिला के बनाया गया है NCR। उत्तर प्रदेश में भी घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनको मिला के अब SCR बनाया जाएगा, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो उत्तर प्रदेश में जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, यानी कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। जब किसानों के लिए योजनाएं आती हैं या जैसे किसानों के लिए ऋण माफी होती है, तब सीमांत कृषक शब्द आपने देखा होगा। गवर्नमेंट यहीं पे खेल जाती है और कह देती है कि सीमांत कृषक के लिए ऋण माफी हुई है, और लोगों को क्या लगता है कि सभी किसानों के लिए हुई है। तो जो सीमांत कृषक टर्म लिखा होता है, ये यही टर्म है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहते हैं। अच्छा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर में स्थापित किया गया था, लेकिन अब पंतनगर उत्तराखंड में है। क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता रहता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो ये पंतनगर में खोला गया। भारत का पहला, सोच के देखो, पूरे देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में खोली गई। जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है पंतनगर में, वो भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब नालिका अपर्दन, इससे प्रभावित जिला कौन सा है, तो ये है इटावा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो पहला ऑप्शन गंगा दिया होता है, क्योंकि गंगा से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट हैं, नमामि गंगे योजना चल रही है, और भी प्रोजेक्ट हैं, और अक्सर गंगा की चर्चा होती रहती है। तो जब क्वेश्चन पूछता है ना कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित नदी में कौन सा नाम है, तो सबसे प्रदूषित नदी में पहला नाम वो गंगा दे देता है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। अच्छा, गंगा नदी कन्नौज और वाराणसी के बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखो करते क्या है एग्जाम में, थोड़ा सा जब कठिन बनाना होता है तो पूछ लेते हैं कि कन्नौज और वाराणसी के बीच में कौन सी नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, या ऐसे पूछ लेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो कन्नौज और वाराणसी, इन 2 जिलों के बीच में गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है, पता है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें से 28 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी है उस पर ये 3 इंपोर्टेंट बांध हैं, माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध। एक बांध का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन में नदियों के नाम दे देगा। पूछ लेगा कि ये जो बांध है, सपोज पूछ लिया कि माता टीला बांध किस नदी पर है, गंगा, यमुना, बेतवा, केन, कुछ भी 4 नाम लिख देगा और एक नाम उसमें बेतवा होगा, आंसर बेतवा होगा। तो बेतवा नदी पर ये 4 इंपोर्टेंट बांध हैं, माता टीला बांध, राजघाट बांध और परीक्षा बांध। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो इंपोर्टेंट झील हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे बरुआ सागर ताल झील, ये कहाँ पे है, झांसी में है। चित्तौरा झील ये कहाँ पे है, बहराइच में है। मोती झील कहाँ पे है, कानपुर में है। गोकुल बैराज झील ये कहाँ पे है, गोकुल में। केठम झील ये कहाँ पे है, आगरा में है। राजा का ताल झील ये कहाँ पे है, महोबा जिले में है।
रामगढ़ ताल झील ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। गोरखपुर सुन के कुछ याद आया? उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है। सुरहा ताल झील कहाँ पे है? ये बलिया में है। बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में है। और गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी आप याद रखो। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अच्छा, पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अच्छा, रामगढ़ ताल और चेलुआ ताल ये गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ है? ये संत कबीर नगर में है। ये इंपॉर्टेंट है, बखीरा झील ये पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, तो ये संत कबीर नगर में है। करेला और एटौजा झील कहाँ है? ये लखनऊ में है। फिर लखनऊ की बात है तो फिर वही माइंड में आने चाहिए, लखनऊ से रिलेटेड जो चीजें आपको याद हैं वो माइंड में आनी चाहिए। मदन सागर झील कहाँ पे है? महोबा में है। लेलूर झील कहाँ पे है? ये बरेली में है। और बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को नाथों की नगरी या नाथ नगरी कहा जाता है? तो बरेली को कहा जाता है। भरतकुंड, ये भरतकुंड झील अयोध्या में है। अच्छा, अयोध्या से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अभी रिसेंट नहीं पूछा गया, लेकिन यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या आपको पता है? अयोध्या को प्राचीन काल में अयाजसा नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? अयाजसा। क्या? अयाजसा के नाम से अयोध्या को प्राचीन काल में जाना जाता था। ये लिख लो आप, अयोध्या को प्राचीन काल में अयाजसा के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है, फिर कुआं और फिर अन्य साधन आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं और फिर अन्य। तो ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई का क्रम है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हमेशा पूछा जाता रहा है कि नदियों के किनारे जो शहर स्थित हैं उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर स्थित हैं? एक तो गढ़मुक्तेश्वर है, सोरों है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, वाराणसी है, कानपुर है और मिर्जापुर है। ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित नगर हैं। अच्छा, गंगा यमुना का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। ये तो अगर आपसे पूछ लेगा तो डेफिनेटली आप सही करोगे। अब बात आती है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर। बटेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पहली चॉपर सेवा की शुरुआत की है और ये बटेश्वर और वृंदावन के बीच शुरू की गई है, इसलिए ये बटेश्वर इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना। क्या आपको पता है बटेश्वर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आगरा के पास में है बटेश्वर, और बटेश्वर और वृंदावन के बीच पहली चॉपर सेवा, देश की पहली चॉपर सेवा शुरू की गई है। कौशाम्बी ये भी यमुना नदी किनारे है। हमीरपुर ये भी यमुना नदी किनारे स्थित है। अच्छा, गोमती नदी किनारे ये मैं आपको अक्सर बताता हूँ, लखनऊ है। सरयू नदी किनारे अयोध्या है, और अयोध्या का प्राचीन काल का जो नाम है वो मैंने आपको अभी बताया है। क्या है? अयाजसा। क्या है? अयाजसा। अच्छा, रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी नहर है। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, शारदा नदी अलग है और शारदा नहर अलग है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। जो शारदा नदी है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नदी को किस नाम से जानते हैं? आपने उत्तर प्रदेश की नदियों के नाम तो पढ़े होंगे, लेकिन कहीं भी शारदा नदी का नाम नहीं आता। तो उत्तर प्रदेश में जो शारदा नदी एंटर करती है वो कहां से एंटर करती है? पीलीभीत जिले से, और फिर उसका नाम बदल जाता है। तो शारदा नदी को उत्तर प्रदेश में काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काली नदी के नाम से। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत जिला वो जिला है जहां से शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और शारदा नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से। अच्छा, गोकुल बैराज परियोजना ये एक पेयजल परियोजना है। रानी लक्ष्मी बांध ये कहां पे है? बेतवा नदी पर है।
उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब शुरू हुई थी? 1952 में। कब शुरू हुई? 1952 में। उत्तर प्रदेश की दूसरी वन नीति कब शुरू हुई? 1998 में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे पहली गैंडा पुनर्वास योजना शुरू हुई थी। कई बार पूछा गया है कि पहली गैंडा पुनर्वास योजना किस नेशनल पार्क से शुरू हुई? पहला ही आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देता है। उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो पहला ऑप्शन देता है, वो नहीं है। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में सबसे पहले गैंडा पुनर्वास योजना शुरू हुई। और फिर उसके बाद जो दूसरी गैंडा पुनर्वास योजना है वो भी दुधवा नेशनल पार्क में ही शुरू हुई थी। तो ये याद रखना। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तब आंसर होता है उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उससे भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। देश का सबसे पुराना है तो उसे किस नाम से जाना जाता था पहले? तो उसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और भी क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बेस से होकर गुजरती है। अब बात आती है वन्य जीव विहार की। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये चंदौली जिले में है। ये सबसे पहला वन्य जीव विहार है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर में है। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। और कैमूर वन्य जीव विहार ये मिर्जापुर में है। कैमूर कैसे याद रखोगे? मिर्जापुर सीरीज आपने देखी होगी। सीरीज किससे बनी? कैमरे से बनी। कैमरे से कैमूर को लिंक कर लो। और कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मिर्जापुर में। आपको याद हो जाएगा। और ये अब मेरी गारंटी है, आप भूलोगे नहीं। मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी होगी। मिर्जापुर की शूटिंग किससे हुई? कैमरे से हुई। कैमरे से कैमूर को लिंक करो। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर में है। अच्छा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ और मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये जो चंद्रप्रभा है ये सबसे पहला है और हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। कछुआ वन्यजीव विहार ये वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। अब आते हैं पक्षी विहार की। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार ये नवाबगंज पक्षी विहार सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उन्नाव में पड़ता है और सबसे पहला पक्षी विहार है। लाख बहुसीय पक्षी विहार ये कन्नौज में है। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, कंफ्यूज मत होना। लाख बहुसीय पक्षी विहार ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का और कन्नौज में है। अच्छा, कन्नौज का पूर्व नाम भी पूछा गया है। कन्नौज का पूर्व नाम क्या था? कान्यकुब्ज। जैसे अयोध्या का पूर्व नाम मैंने आपको बताया, उसी तरह आप कन्नौज का पूर्व नाम भी याद रखिए। कन्नौज का पूर्व नाम था कान्यकुब्ज। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है। और बखेरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। कहाँ पे? संत कबीर नगर में। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? ये बलिया में है। फिर बलिया की बात आई। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। जैसे ही सुनो तुरंत जो पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो जरूर माइंड में आ जाना चाहिए। ये एक हैबिट होती है। इस हैबिट को अगर आप डेवलप कर लोगे फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इवन आप क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, बहुत लंबे समय तक क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। तो सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। अब इसे लोकनायक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। बैती पक्षी विहार कहाँ है? ये कुंडा में है। कुंडा प्रतापगढ़ में है और यहाँ पे बैती पक्षी विहार है। इसे अब भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पटना पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। नवाबगंज जो पक्षी विहार मैंने आपको बताया इसका नाम अब शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ये नरौरा है। ये बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन हैं, एक इलाहाबाद में और दूसरा गोरखपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का जोन इलाहाबाद में है और पूर्वोत्तर रेलवे का जोन गोरखपुर में है। गोरखपुर सुन के कुछ याद आया? उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है? मथुरा में। ये मैंने जेके के जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये हजारों क्वेश्चन में सेलेक्ट किए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से मैंने ये रिपीट हुए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं।
इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान ये कहाँ है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ है? लखनऊ में। ये कब स्थापित हुआ था? 1989 में। और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये शाहजहांपुर में है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान ये लखनऊ में है और गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र ये शाहजहांपुर में है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के सबसे इंपोर्टेंट हवाई अड्डों की। वैसे तो अभी सबसे इंपोर्टेंट है अयोध्या का हवाई अड्डा, उसका नाम बदल के अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। और अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के भी अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अच्छा, चकेरी हवाई अड्डा ये कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में है। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा ये गौतम बुद्ध नगर में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये लखनऊ के अमौसी में है। कहाँ पे? अमौसी में। एक ये ताज हवाई अड्डा कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये फिरोजाबाद में है। ध्यान रखना, जब आपसे पूछता है ना कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पहला ऑप्शन आगरा देता है, क्योंकि आगरा ताज के लिए फेमस है, ताजमहल के लिए फेमस है, तो पहला ऑप्शन आगरा दे देगा और आप झट से आगरा पर टिक कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद में है और फिरोजाबाद का अभी नाम बदला गया है। इसका नाम बदल के अब चंद्र नगर कर दिया गया है। अभी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या में है। इसका पूरा नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। अच्छा, यूपी जीके को अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यूपी जीके की मैंने ये एक बुक लिखी है। ये जो आपको बुक दिख रही है ये यूपी जीके की बुक है और इसे मैंने अपने खुद के नोट से लिखा है। 3 स्पाइरल कॉपी थी मेरी, 3 स्पाइरल कॉपी, उनसे मिला के ये एक अकेली बुक बनाई है यूपी जीके की। अगर आप यूपी जीके को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है यूपी जीके को पढ़ने का, या यूपी जीके के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब ये बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर यूपी जीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस बुक से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद के 3 स्पाइरल कॉपी के जो यूपी जीके के नोट्स बनाए थे उससे अकेला ये बुक क्रिएट की है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो ये जो आपको नंबर लिखा दिखाई दे रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, प्लीज कॉल मत करना। ये बुक मैंने प्रिंट होने के लिए दे दी है। अब ये जो नंबर दिया हुआ है उस प्रिंटिंग प्रेस का नंबर है, उस पब्लिकेशन हाउस का नंबर है। ये जो नंबर है इस पर प्लीज कॉल मत करना, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। मैसेज में आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी सिटी का पिन कोड लिखना है। ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं। अगर आप ये 3 चीजें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो ये बुक आपको मिल जाएगी। अगर जीके को, यूपी जीके को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो और यूपी जीके पढ़ने का आपका इंटरेस्ट है, तब आप इस बुक को जरूर लो। 3 चीजें मैसेज करनी है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी सिटी का पिन कोड आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। प्लीज कॉल मत करना, क्योंकि पब्लिकेशन हाउस नंबर नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ये नंबर इसलिए दिया है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको आसानी से बुक मिल जाए। तो व्हाट्सएप पे ये 3 चीजें मैसेज करनी है और आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। तो उत्तर प्रदेश की सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? ललितपुर में। एक ये है बुक्सा या भोक्सा, ये बिजनौर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। क्या? दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है बनरावत। कौन सी? बनरावत। तो ये थे उत्तर प्रदेश के जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो 2 बार, 3 बार, 4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो एक बार पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांस आने वाले एग्जाम में हैं, तो उसके लिए आप ये बुक ले लो। ये बुक मैंने बहुत मेहनत करके क्रिएट की है। अभी ये बुक प्रिंट होने के लिए गई है। अगर आप मैसेज कर दोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये बुक आपको सबसे पहले मिल जाएगी और बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। ध्यान रखना, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर जरूर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत ही तो हो जाएगा, कोई क्राइम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आंसर जरूर दिया करो। ये आपकी हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप आंसर दे रहे हो किसी क्वेश्चन का, आप ट्राई तो कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब क्वेश्चन का आंसर आपका गलत होता है, फिर जब आप उसको आंसर सही पता चल जाता है ना जो आपको, फिर उस आंसर को आप कभी भूलते नहीं हो। फिर आप भूलना भी चाहो ना, तो फिर उस आंसर को आप भूलते नहीं हो। आपने कभी नोटिस किया है, आप एग्जाम देने गए, कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, घर आके देखा अरे इसका आंसर तो ये है, फिर आप चाहो भी ना तब आप उस क्वेश्चन का आंसर जो सही आंसर है उसे भूलोगे नहीं, क्योंकि एक बार आप गलती कर चुके हो। इसीलिए जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर जरूर दिया करो। तो ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का जो मैप है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी जिले हैं, ये मैप उसी बुक में लगाया गया है। उस बुक से मैंने ये मैप निकाला है। ये अगर आप जिला देखना चाहते हो, मैंने आपको बताया था ये सहारनपुर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये शामली है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये बलिया है, ये ललितपुर है, ये सोनभद्र है। हर जिले को यहाँ पे दिया गया है, ये उसी बुक से मैप निकाला गया है। उस बुक को जब आप एक बार पढ़ के देखोगे तो यूपी जीके में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हर साल आप यूपी जीके को पढ़ना चाहोगे। आपका अगर कोई एग्जाम भी नहीं होगा ना, तब भी चाहोगे कि यूपी के बारे में मुझे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली जो कभी पता नहीं थी। तो ये बुक है, ये बुक है और ये नंबर है। इस नंबर को आप ध्यान से देख लो। प्लीज़ इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना। क्या मैसेज करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी सिटी का पिन कोड, और आपको ये बुक मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लो। बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।